अब इसके बाद बिला ताख़ीर जमाल टूर्स एंड ट्रैवल के डायरेक्टर ज़फ़र जमाल की एक सफ़र हज जो आपका होने वाला है वो आपके सफ़र के दौरान मतलब वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर वो आपके साथ होंगे, उनके रहनुमाई में आपको हज अदा करना है। तो जो कुछ इंतज़ामात वहाँ पर किए गए हैं, जो चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ी तफसील बताइए। उसके बाद जो है वो मुफ्ती साहब की दुआ पर जो है प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रोग्राम शॉर्ट पे कर सकें हम, ताकि जो है आप लोगों को वापसी में आने में दिक्कत हुई, वापसी में कम से कम दिक्कत हो। तो ज़फ़र जमाल की गुफ्तगू के लिए मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो अपनी बात को आपके सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम आदमीन इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक वजाहत ये कर दूँ, शायद जहन में सवाल हो आपके कि जमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है। आपने जमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स में अपने हज की बुकिंग की है और यहाँ बैनर लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मिनिस्ट्री, हम ये इसका एक सिस्टम मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे लोग हैं, ये सिस्टम ना जानने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों के पास में जाकर हज की बुकिंग कर देते हैं जो हज पर ले ही नहीं जा सकते। और ऐसे जो है अभी हज पर आपकी फ़्लाइट जब बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो आपको पेपर में आप निगाह रखेंगे तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी कि लोग पैसे लेकर भाग गए हुज्जाज इकराम के। ये हमारी भी कमी होती है कि लोग जो है हमारी ना जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं और आपके सामने जो है वो मिट्टी सोना बना कर रखते हैं और आप सोना समझकर उसको खरीद लेते हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट का मामला है कि वो सारी दुनिया में हर मुल्क को एक कोटा फराहम देती है कि इतने हाजी इस मुल्क से वहाँ पर हज के लिए आ सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान को 1,75,000 का कोटा है जो सऊदी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया है। टोटल पूरे इंडिया से 1,75,000 हाजी जाते हैं, जिसमें से 1,26,000 कुछ तो हज कमेटी के थ्रू जाते हैं और 46,000 कुछ तो हाजी वो प्राइवेट टूर के थ्रू जाते हैं। प्राइवेट टूर में कोटा डिवाइड करने का एक सिस्टम है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में था, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर में है। ये इसका एक प्रोसीजर है, काफ़ी कुछ इतना टफ बनाया हुआ है कि किसी जिसको भी हमारी गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, लाइसेंस का मतलब उसको हज का कोटा देती है और वो इतना उसको बाधा हुआ है, इतना सब कुछ वो डिपॉजिट और ये और बैंक का टर्नओवर और बैलेंस शीट फला डेका ये सब चीज़ों में कैपिटल इतना बाधा हुआ है कि कोई भी जिसको कोटा मिलता है वो 2-4-5 करोड़ रुपए भी लेकर भाग नहीं सकता। वो भागेगा तो उससे ज़्यादा उसका ही नुकसान है। ये मतलब इसी है कि मतलब कोई फ्रॉड हुज्जाज इकराम के साथ कर ना सके। तो जब भी किसी को हज की बुकिंग करना हो, आप हज कमेटी की साइट पर जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की साइट पर जाएंगे। आजकल नेट का ज़माना है, घर में अगर बड़े नहीं करते तो बच्चे तो जानते ही हैं। वहाँ जाकर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया के टूर ऑपरेटर्स की लिस्ट मौजूद है। आप जिसके साथ बुकिंग करने जा रहे हैं कम से कम ये देख लें कि उसको मिनिस्ट्री की तरफ से कोटा मिला है कि नहीं मिला है। आपको बताऊँ मैं कि मतलब एक बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आजमगढ़ में आप देख लेंगे तो आपको सैकड़ों ऑफिस मिलेगी हर बाजार और शहर में मिलाकर। लेकिन आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर नहीं, अपना गोंडा, बस्ती, ये तमाम मिलाकर किसी एक सिंगल के पास में हज का कोटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जो है हमारे पास में है। बनारस में है, गोरखपुर में है, एक साहब के पास गोरखपुर है, एक साहब के पास बनारस में है, लखनऊ में 8-10 लोगों के पास में है। तो जब भी आप कहीं बुकिंग करें, किसी के पास भी करें, तो वहाँ पर ये देख कर ज़रूर करें कि हम किसके पास कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं अलहम्द टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये हमारी एक कंपनी है। आप जो है इस पर नंबर देख रहे होंगे, अहमद जमाल। अहमद कहाँ है? अहमद नीचे से बुला लेते हैं। तो ये बच्चा है, उसके नाम पर है।
और हमारी कंपनी जमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स है, एक आरिस टूर्स एंड ट्रैवल्स है, जो कि अभी इसी ग्रुप में आपको वहाँ पर लोग मिलेंगे। आपका इसमें जो 98 का कोटा है हमारी कंपनी का, 98 हाजी ये टोटल लखनऊ से आपके साथ में जा रहे हैं। जो 98 हाजी उस दिन आपको 11 तारीख को इंशाल्लाह सफ़र करेंगे, जो इसी बैनर के तहत होंगे। वहाँ पर हमारे दूसरे ग्रुप हैं, आपके होटल में जहाँ हैं वहाँ हमारा 200 का ग्रुप है, एक और साथी हैं 100 का उनका है, 300 का ग्रुप हम लोग साथ में हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे ग्रुप दूसरे कैटेगरी में हैं, जैसा कि आपने ब्रोशर में देखा होगा कि 4-5 कैटेगरी है, कुछ 15 से 22 दिन की है, ये 40 से 45 दिन जिसमें आपने बुक किया है। तो ये जो है ये एक वजाहत थी, और ये मैं समझता हूँ कि आप जो है लोगों तक ये पहुँचाएँ। हर साल बहुत सारे लोग बुकिंग देकर फंस जाते हैं, और इस वक्त मेरे पास कम से कम 2500 फ़ोन आ चुके होंगे कि भाई पैसा हमने दिया था और वो मतलब अभी तक कुछ एजेंट बता नहीं रहे हैं, और क्या है वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप सिर्फ रेट बताते हैं, बता देते हैं कि उनके पास में कोटा है कि नहीं है। बहरहाल एक बात थी। दूसरी बात यह है कि मैं आपको सफ़र के थोड़ा गुदार बताते चलूँ। जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास में जब बुकिंग होती है तो बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी होती है, किसी के ज़रिए से बुकिंग आ जाती है, और व्हाट्सअप का ज़माना है, उसके ऊपर हम ब्रोशर भेज देते हैं, आदमी देख लेता है, समझ लेता है। व्हाट्सअप पे फ़ोन पे बात के ज़रिए, व्हाट्सअप पे रिकॉर्डिंग के ज़रिए सारी चीज़ें जो है वो तय हो जाती हैं, अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पर एक दूसरे से हम मिलें, समझें, और खासकर ख़वातीन तो मिलती ही नहीं है, तो बहुत सारे सवाल उनके जहन में भी होते हैं, जो कि मेरी बातों से इंशाल्लाह बहुत सारे सवाल उनके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा 11 तारीख को इंशाल्लाह। हमारी 5:30 बजे की फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस लखनऊ से। आपको 12 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है। एक बात यह समझिएगा कि बहुत सारे आप लोगों को कहने वाले मिलेंगे जो सऊदी और दुबई कहीं पर रहते हैं, वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी जाने की, ये टूर ऑपरेटर ऐसे ही बोलते हैं, आप जो है लेट जाइए, 3 घंटा और 2 घंटा पहले पहुँचिए। यकीन माने 3 घंटा और 2 घंटा पहले पहुँचेंगे तो कोई मिलेगा नहीं आपको। यहाँ मामला ऐसा होता है कि रेगुलर सफ़र करने वाले जाते हैं, एयरपोर्ट उतरते हैं, गाड़ी में छोड़ने वाला भी जो नहीं रुकता उतारता है और चले जाता है, और आप सीधे अंदर चले जाते हैं। हमारे यहाँ हज में लोग वहाँ बाहर जमा होते हैं, वहाँ पर जब उनसे अंदर चलने के लिए कहा जाता है तो उनको आधा घंटा लग जाता है लोगों से गले मिलने में। और उसके बाद में फिर ऐसा भी होता है कुछ लोगों के रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनके लिए वेटिंग होती है जगह जगह। मतलब एक अब जाहिर सी बात है किसी को छोड़ के नहीं जाया सकता। एयरलाइंस का बंदा वो जानता है हाजी नए हैं, उनको अंदर भी वक्त लगता है, तो वो बार बार आकर 12 बजे से ही आपको परेशान कर देगा कि आप अंदर चलिए। लेकिन वहाँ पर हम लोग थोड़ा लेट पहुँचते हैं जानबूझकर, कि पासपोर्ट हमारे हाथ में होता है, और लेट इसलिए पहुँचते हैं कि अगर वहाँ आपके हाथ में पासपोर्ट है तो रुकने ही नहीं देगा, वो सीधे आपको बोलेगा अंदर जाए, और अंदर जाकर आप परेशान होंगे। चूँकि नए ज़्यादा लोग होते हैं, सफ़र किए हुए कम होते हैं, तो वहाँ जब पासपोर्ट आपके पास आप बताएंगे कि हमारे ग्रुप लीडर नहीं आए हैं, पासपोर्ट उनके पास में है, तो वो खामोश बैठा रहेगा। लेकिन हमारे पहुँचते ही वो रुकने नहीं देता। फिर ऐसा होता है कि हम पहुँचते हैं, फ़ौरन लोगों को पासपोर्ट देते हैं, और उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो 12 बजे तक आपको पहुँचना है, 1 से 1:30 बजे तक इंशाल्लाह हम लोग बाहर रहते हैं। लोग जो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं उनके फ़ोन आते रहते हैं, हम आ गए। वो हमारे सब तकरीबन 90% लोग हो जाते हैं, हम लोग जाते हैं और फिर वो अंदर लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ से आप 5:30 बजे की फ़्लाइट है, हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुँचेंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर आपको एयरपोर्ट पर सिर्फ वेटिंग में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। वहाँ का सिस्टम आप ऐसे ये जहन बना कर चलिएगा, इसमें तकलीफ नहीं होगी। और इसी के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि आप जहन बनाए नहीं रहेंगे तो परेशान होंगे अंदर से। वहाँ एयरपोर्ट पर हर मिनट में फ़्लाइट लैंड होती है, पूरी दुनिया से फ़्लाइट आ रही होती है। हमारे खुद एक कंट्री से कई जगह से आती है। हमारे मुल्क में लखनऊ से फ़्लाइट जा रही है, बनारस से जा रही है, बॉम्बे से जा रही है, दिल्ली से जा रही है, 10 जगह तो एक ही कंट्री से जा रही है। ऐसी पूरी दुनिया से आती है, तो उनका इमिग्रेशन क्लियर करने में टाइम जाता है। हज टर्मिनल वो टर्मिनल अलग है जहाँ से आप उम्रा गए होंगे या ऐसे यूँ जद्दा गए होंगे। हज का टर्मिनल अलग है, वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं उन्होंने, फ्लाइट से निकाले आपको एक हॉल में बिठा दिया, उस हॉल में आप एंट्री किए, वहाँ वापस का रास्ता नहीं, आगे निकलने का रास्ता है जो बंद रहता है। उसमें वॉशरूम होता है, आप नमाज का टाइम है, वज़ू बनाइए, नमाज पढ़िए। आपके बैग में कुछ रहना चाहिए जो कि आपकी तबीयत कुछ खाने का, साथ शुगर पेशेंट है उनको लगते रहता है,
तो वहाँ कितना टाइम लगेगा ये नहीं मालूम। वहाँ पर 1 घंटे में भी क्लियर हो सकता है, 5-6 घंटे भी लग सकता है। वो आपसे पहले जितनी फ्लाइट आई हैं, ऐसे और कई हॉल होते हैं, उनको एक हॉल के लोगों को नीचे ले जाते हैं, काउंटर पे वहाँ लाइन में लगाते हैं, और जब इमिग्रेशन से क्लियर होते हैं तो फिर दूसरे लोगों को वहाँ पर लेकर जाते हैं। अब आप जो है, आपका इमिग्रेशन हो गया, आप बाहर निकलेंगे, तो इमिग्रेशन के बाहर जब निकलेंगे तो आपका वो बेल्ट आता है जिसपे आपका सामान जो आपने यहाँ लगेज में डाला था वो सामान मिलेगा। वो सामान अपना लेंगे, ट्रॉली पे रखेंगे, बाहर निकलेंगे तो बाहर एक ये होगी अपना गाड़ी होती है जो कि वहाँ पर हाजीपुर तक वो अपना बैग ऐसा खींच कर नहीं ले आते, उसी गाड़ी में डाल लेते हैं। वो एक जगह जहाँ हमारी इंडिया पाकिस्तान सबकी अलग अलग बनी हुई है, वहाँ पर ले जाके वो गाड़ी आपका सामान पलट देगी। और आप जो है वहाँ से निकलने के साथ में मोबाइल सिम के काउंटर्स बने हुए हैं 4-5 जो वहाँ की कंपनियाँ हैं, वहाँ से आपको सिम लेना है। सिम कार्ड यहाँ हम आपको फ्री में दे सकते हैं, हमारे पास है मौजूद। वो कंपनियाँ अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए हमको दे देती हैं कि आप अपने उजाज इकराम को दीजिए, लेकिन वो हमारे लिए उल्टा तकलीफ दे हो जाता है, उसमें कुछ बैलेंस नहीं होता। वो मक्का होटल पे पहुंचने के बाद उस कंपनी के बंदे को हम फ़ोन करेंगे तो वो आएगा और आपका एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद तब आप रिचार्ज करवाएंगे तो उसमें आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये करने में आप हैरान की हालत में हैं, होटल पे पहुंचे, अभी हमको थके मारे हैं, किस टाइम पहुंचेंगे, फिर उम्रा भी करना है और आप परेशान हैं मोबाइल के लिए। उसमें कंपनी वाला बंदा आया, आप हरम में हैं, आप रूम में हैं तो सो रहे हैं, वो बड़ी परेशानी की बात होती है। दूसरी बात, आप रिचार्ज करवाएंगे उसका पैसा तो लगेगा ना। तो यहाँ जो एयरपोर्ट पर सिम मिलता है वो फिंगरप्रिंट के बगैर नहीं मिलता, पहले मिलता था। अब वो फिंगरप्रिंट जो आपके होटल पर आके एक्टिवेट करता है वो भी लेता है। एयरपोर्ट पर आपको फिंगरप्रिंट लेके उसी वक्त दे देंगे। 30 रियाल का वो सिम होता है जिसमें 25 या 30 रियाल बैलेंस होगा। अलग अलग कंपनी, किसी में 25, किसी में 30 बैलेंस भी होता है, मतलब सिम तकरीबन फ्री होता है या 5 रियाल का होता है। वो सिम वहाँ से लेनी है और सिम जितने लोग हज में जा रहे हैं सबके लिए लेनी है। तो मोबाइल सबके पास होना चाहिए। मोबाइल ऐसी चीज़ है कि आपको उसकी कीमत वहाँ मालूम पड़ेगी जब कोई घूमता है और परेशान होते हैं, तो उस वक्त समझ में आएगा कि मोबाइल होता तो कितनी आसानी हो जाती है। इसलिए यूज़ ना करना आता हो किसी को, लेडीज़ में किसी को ना आता हो, तो एक नॉर्मल मोबाइल 1000-1200 वाला लीजिए, ये उनको सिम लगा के दीजिए, घंटी बजे तो ये बटन दबा के उठा लें, है ना। कम से कम इतना तो उनको जाने से पहले सिखा दें। ये अच्छा, वो सिम लेने के लिए आपके पास में रियाल होना चाहिए। इसी में मैं आपको ये बताते चलूँ कि रियाल यहाँ से आप जा रहे हैं हमारे साथ में, तो सारे खर्चे हमारे जिम्मे हैं सिर्फ कुर्बानी छोड़कर, या आप कोई सामान खरीदेंगे तो वो एक तवाफ़ ज़ियारत का खर्च है, अपने ब्रोशर में लिखते हैं, लेकिन हिकमतन लिखते हैं, वो 25-50 रियाल का खर्च होता है। हिकमतन ये लिखते हैं कि उसमें लोग अपने, हमारे यहाँ हिंदुस्तान या बरसगीर का मामला कह लें कि हम किसी के पीछे आँख बंद करके नहीं चलते, हम अपनी आंखें खुली करके चलते हैं। सही कह रहा हूँ ना, हम आंखें अपनी खुली करके चलते हैं, जल्दी पीछे नहीं चलते, 100% तो बिल्कुल नहीं चलते। इसलिए कितना भी हिदायत दी जाए लोग अपनी मनमानी करते हैं। ये आप वहाँ रियाल पे आते, रियाल जो है आप जो कुछ यहाँ से आप ले जा रहे हैं आपका खर्च, वो सॉरी मैं उसके ऊपर कर रहा था, बात ध्यान से निकल गई थी। मैं अपना तवाफ़ ज़ियारत ये है कि मिना में आप जो है वो एक दिन आप हरम आएंगे और तवाफ़ और सही करके फिर वापस मिना जाएंगे। उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम अपने साथ में लेकर जाते हैं और लाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी मनमानी करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से वो पहले ही चले जाते हैं। हम तो कमज़ोरों को, ज़ईफ़ों को उनको सामने रख कर प्रोग्राम बनाते हैं। अब जो जवान है तो बेचैन होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, फिर वो परेशान होते हैं तो उसका भी ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ते हैं, जबकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं। इसलिए उस वक्त 10 रियाल जहाँ लगता है गाड़ी का, वहाँ 100 रियाल। कहीं भटक गए और टैक्सी कर रहे हैं तो 10 रियाल में नहीं मिलती। 10 रियाल में जिसमें 4 लोग जा सकते थे वो 100 रियाल पर हेड लेता है उस टाइम पर, और वो भी आपको रास्ता नहीं मालूम है तो परेशान होते हैं। तो उसमें अगर हमारे साथ आप चलेंगे तो कोई मसला नहीं है, आने जाने का जो भी है खर्च हमारे ज़िम्मे, आप अकेले जाएंगे तो आपके ज़िम्मे है ये। और इसके अलावा कुर्बानी 500 रियाल यहाँ का, वहाँ 500 रियाल में कुर्बानी होती है। 500 रियाल का मतलब हो गया आपका तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये इंडियन। ये कुर्बानी होगी, जितने लोग जा रहे हैं हज की कुर्बानी है सबको करनी है। अगर फैमिली के 4 हैं तो चारों को करनी है। उसमें तरीका ये होता है कि 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप
वहाँ पर गवर्नमेंट का बैंक है, एक गवर्नमेंट का रेट होता है, अब उस बैंक में पैसा जमा कर दीजिए, रसीद आपको मिल जाएगी, उसमें एक टाइम लिखा रहता है, उस टाइम पर आप कुर्बानी वो हलक करवा लीजिए। जो लोग नए हैं, बिल्कुल नहीं जानते, उनको तरतीब बता दूं मैं कि जब आप मिना से अरफात जाते हैं, अरफात से मुजल्फा आते हैं, मुजल्फा से वापस मिना अपने खेमे में आ जाते हैं। आप अपने खेमे से आप 3 दिन जो है ना रमी के लिए जाते हैं, रमी जमरात, शैतान को कंकड़ी मारने, और उसी में से एक दिन हरम जाते हैं, तवाफ और सही करते हैं और वापस आते हैं। तो ये जो क्या नाम इसी तो जब आप रमी के लिए जाते हैं, रमी करने के बाद फिर आपका नंबर आता है कुर्बानी का, और कुर्बानी के बाद जब कुर्बानी हो जाती है तब आप हलक करवाते हैं, फिर आपका एहराम उतरता है। ये तरतीब है। तो तरतीब उसमें नहीं होती, उसी तरतीब को बरकरार रखने के लिए कुछ और जो एक मकसद है जिसके लिए हम खुद कुर्बानी का इंतजाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुर्बानी के पैसे हम हुज्जाज इकराम से नहीं लेते, आज़मीन इकराम से नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर काफ़ी फ्रॉड होता है कुर्बानी के नाम पर। बहुत सारे लोग कुर्बानी जमा करने के लिए वहाँ जो मौजूद है और यहाँ से जाते भी हैं, कुर्बानी करते ही नहीं हैं। बड़ी आसानी से 500 रियाल की जगह 400 रियाल लेंगे और 100-200 लोगों को ले लिए तो अच्छी खासी उनकी रकम बन जाती है। ऐसे लोग ढूंढ के आपके इलाके और अपने के होंगे, आएंगे आपके पास, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिश्ता नाता जोड़ जोड़ के मतलब कहीं कहीं से पहुँचते हैं और फिर वो आपको आपके ताल्लुकात बनाते हैं, कुछ फल फ्रूट लेकर आते हैं, 2-4 दिन के बाद में आपसे कहेंगे कि आपने कुर्बानी कहाँ से करवा रहे हैं। आपने कहा कि हम तो अपने जो टूर के से ही करवा रहे हैं। कितना लिया उन्होंने? 500 रियाल। तो हम तो 400 में करवा देते हैं। अब ये 400 में वो 100 रियाल के लिए आपका जहन हमारे खिलाफ बनने लगा कि देखो ये लोग काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हम यहाँ नहीं लेते। वो ऐसे लोग जो है ना वो धोखेबाज होते हैं। आप यकीन मानिए कि आप मंडी में अभी जाएंगे, 10 रियाल करके 2-4 लोग चले जाइए, टैक्सी का वो अभी इस वक्त जो है 10 रियाल ही लेगा। आप वहाँ जाके मंडी में बकरे पूरा वो बैरियर बांध के अलग अलग हैं, आप रेट निकालेंगे तो कोई बकरा आपको 300-400 रियाल में नहीं मिलता। 400 रियाल में तो मिल जाएगा, लेकिन 40 रियाल फिर कटवाई लगती है। फिर जो कुर्बानी करता है, किराया भाड़ा उसका कुछ अपना बचता है, जो लोग मेहनत करते हैं, तो जो आपकी कुर्बानी लेगा वो कुछ तो बचाना चाहेगा। 400 में कुर्बानी लेगा तो 300 रियाल अगर वो खर्च करता है तो आपको 300 रियाल में कोई बकरा नहीं मिलता। तो ये बड़ा मेहरबानी अपना जो है, अच्छा लोग एक तरह से ये करते हैं, ठीक है उसको दे दिया, अल्लाह जाने ना, हमने तो दे दिया उसको। लेकिन ये समझिए कि आपने क्यों दिया। आपके पास मोतबर दरिया था। अगर जिन लोगों की गाड़ी से आए हैं और रोड पे खड़ी की है, रोड पे जाम लग रहा है, तो ज़रा वो लोग थोड़ा जिन्होंने रोड के साइड पे लगाया है जाकर देख लें, गाड़ी ज़रा साइड में कर दें कहीं पर। तो उसमें ये कि आपका कुर्बानी का जो है मोतबर दराए मौजूद थे आपके पास में, एक नहीं 2 थे। आप चाहे जहाँ जमा कर देते। आपने 100 रियाल बचाने के लिए अपनी कुर्बानी को शुबे में डाला। बहरहाल हम अपना एहतियात करते हुए हम यहाँ नहीं जमा करते। वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन निकलने के बाद जब हज करीब आता है, उस वक्त जो लोग अपनी मर्जी से ये होता है कि भाई हम कुर्बानी यहीं करना है, जमा करते हैं, तो उनका हम जो है नाम लिख लेते हैं। फिर वो खुद आकर कुर्बानी की जगह बता देते हैं, वहाँ जाकर आकर से खुद कर सकते हैं कुर्बानी। या ये कि ग्रुप में से एक आदमी चला गया तो सबकी कुर्बानी कर दिया। या ये कि जो लोग वहाँ कर रहे हैं, आप नहीं जाते, उनका नंबर आपके पास होगा, आपका नंबर उनके पास होगा। जब रमी आपकी हो जाती है, आप फ़ोन कर दें कि भाई मेरी रमी हो गई है, कुर्बानी कर दीजिए, तो वहाँ से कुर्बानी करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे, फिर आप अपना हलक करवा लीजिए। ये उसका एक तरीका होता है। अब यहाँ से हम पहुँचे थे लखनऊ से जद्दा पहुँच गए थे। जद्दा में हम इमिग्रेशन से निकल के सिम कार्ड लेने थे। सिम कार्ड लेने के लिए आपको रियाल चाहिए। रियाल के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंडियन करेंसी लेकर जाते हैं, वहाँ चेंज करवाते हैं, या यहाँ कहीं से रियाल खरीद लेते हैं। ये दोनों काम मत करिएगा। एक लिमिट है। कोई फॉरेन करेंसी तो आप बगैर किसी प्रूफ के, यानी आपके पास रसीद होनी चाहिए जो आपने लिया है, उसके लिए आपको पासपोर्ट और वीज़े की कॉपी लगेगी, तब वो मिलेगा। और बाहर से कहीं से खरीदेंगे या तासुब जो है वो आप देख रहे हैं किस इस पर है, उरूज पर है, ऑफिसर आपको परेशान कर सकता है। और वो आपका जब सिक्योरिटी चेक कब होता है, जब आप बोर्डिंग ले लेते हैं, इमिग्रेशन हो जाता है, अंदर जाकर आपके हाथ में जो हैंडबैग होता है या आपके पर्स के जो सामान होते हैं वो फिर सिक्योरिटी चेक होता है। उस टाइम पर आपके पास रियाल निकला
तो आप जो है वो बाहर जाकर किसी अपने घर वाले को दे भी नहीं सकते, वहाँ ले कि उनसे कुछ समझौता हो, यही बात होती है, इसके अलावा नहीं कुछ होता। इंडियन करेंसी 10,000 रुपये ले जा सकते हैं। 2000 के नोट जो पिछले साल ये अफवाह उड़ी थी कि बैंड है, ऐसा नहीं है, चलती है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक न्यूज़ इस साल आई थी कि 25,000 ले जा सकते हैं, लेकिन वो मैं कंफर्म नहीं कर सका, हो सकता है 25,000 भी हो। तो आप जो भी करेंसी ले जाते हैं, एक मसला ये होता है कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो एहराम की हालत में होते हैं, चलिए उम्रा करें आपके पास में। हज के लिए जब निकलते हैं तो आप जो है ना 5 से 6 दिन के लिए अपना रूम छोड़ कर जाते हैं, होटल पे सामान छोड़ कर जाते हैं। उस वक्त आपको फिक्र होती है कि अब ये मैं अपना पैसा कहाँ रखूँ, और वो पैसा आप हमारे पास में जमा करते हैं कि भाई ये रख लीजिए। हमारा एक काम ये बढ़ा कि हम जो है ना उसको लिखने बैठे, आपके नाम से इतना पैसा, इतना रुपया हमारे पास में जमा है, लेकिन हमारे पास में ये 200-300 लोगों का इतना पैसा हो जाता है, वो हम कहाँ लेके जाएंगे। हमने अगर ये हमारे दोस्त हैं मक्के में रहते हैं, इनके पास जमा कर दिया, ईमानदार आदमी है, लेकिन इनके पास तो चोरी हो गया तो क्या इनसे कहेंगे कि आप भर के दो। ये बहुत बड़ा मसला है, हमारे लिए हेडेक बनता है। तो बराए मेहरबानी आपको जो पैसा ले जाना हो वो आप यहाँ जमा कर दीजिए। आप जो है कैश दे दीजिए, चाहे हम अकाउंट नंबर दे देंगे उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको उसकी रसीद मिल जाएगी 18.5 रुपये के हिसाब से, 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यानी 18,500 आप जमा करेंगे तो 1000 रियाल आपका हमारे पास जमा होगा। 100-200 रियाल आप एयरपोर्ट पर हमसे ले लीजिए। वहाँ जाने के बाद जितनी ज़रूरत पड़ती है आप लेते रहिए। हज खत्म हो गया तो पूरे बचे हुए पैसे आप उसको ले लें। इसमें आपका भी हेडेक थी, हमारा भी। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि वहाँ जाने के बाद में कम पड़ गया पैसा, तो आप यहाँ पर पैसे आप जो है अपने घर वालों से किसी से ऑफिस में दिलवा देंगे, वहाँ आपको रियाल मिल जाएगा। वो हम जो है ना उसको कार्ड लोडिंग करके लेके जाते हैं, और वो आप जितना जैसा होता है बीच में करवा लेते हैं उसको ट्रांसफ़र, वहाँ आपको ऐसा रियाल मिलेगा। तो आपको इसकी भी फिक्र नहीं है कि आप जब वहाँ जाएंगे पैसा ख़त्म हो गया तो अब मतलब फिर क्या होगा, क्या मुश्किल होगी। ये इसमें एहतियात करिए, बहुत परेशानी होती है ये पैसा आपके पास में रखने की वजह से। हाँ, अगर आप अपने पास रख सकते हैं, हमारे हवाले नहीं करना है तो आप लेके जाइए इंडियन रुपीज़, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर, वो कोई मसला नहीं है। तो ये अब जद्दा एयरपोर्ट पर सिम ले लिया आपने। अब सिम लेने के बाद में आप जहाँ पर बस मिलती है वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर मस्जिद, वॉशरूम सब कुछ बना हुआ है, आप वहाँ वेट करना है। बस हमसे पहले उसी तरह से जो पहले ग्रुप आए हुए थे वो निकलेंगे। अभी आप लोग जब जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा 1 हफ्ता पहले जा रहे हैं से, लेकिन जो आखिरी दिनों में जाते हैं, अभी 14 या 15 तारीख में जाएंगे, पिछले साल 15 घंटे उनको सिर्फ एयरपोर्ट पर लग गए थे। हम इन्हीं दिनों में ले जाते हैं, और इसके लिए कि यहाँ थोड़ा आसानी से ये भी हो जाता है, एयरपोर्ट में हम निकल जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद में थोड़ा आसानी से हमारा तवाफ और सही भी हो जाता है। 4-5 जिलहज से पूरी दुनिया के लोग पहुँच चुके होते हैं, और मदीना मुनव्वरा भी खाली हो जाता है। अभी तो जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग मदीने में हैं, कुछ मक्के में हैं, कुछ अपने मुल्कों में हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि सभी के सभी जो है वहाँ पहुँच चुके होते हैं, और हरम में एकदम पूरा पैक होता है मक्का। तो वो हज से 3 दिन पहले हम वहाँ पर मना करते हैं कि आप हरम ना जाएं। हरम आपके जो अभी पहले आप एयरपोर्ट से पहुँचेंगे तो आपकी रिहाइश जो है, जो आपने ब्रोशर में देखा है कि अजीजिया लिखी हुई है, या अजीजिया 7 किलोमीटर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिहाइश भी आपकी 2 किलोमीटर पे ही है, यानी आप पैदल चल के जा सकते हैं। दूर वाली रिहाइश, दूर की रिहाइश, जैसा कि आपको पता होगा ना, प्राइवेट टूर में इंडिया के सभी टूर जो ये इस्लामिक उसमें करते हैं, वो पहले हरम से दूर रखते हैं, हज के बाद हरम के करीब लाते हैं, कुछ दिन वहाँ रखते हैं, फिर मदीना मुनव्वरा लेकर जाते हैं। तो ये जो है 3 स्टेप में आपका मीना को अगर मिला लीजिए तो 4 जगह आपकी रिहाइश होती है। वो 5 से 6 दिन मीना की होती है। पहले हम यहाँ से जाएंगे तो हरम से दूर की जो हमारी होटल है वहाँ आपको ले जाएंगे, जो 2 किलोमीटर पे है। वहाँ से हम एक टाइम फिक्स करेंगे और आपको ले चलेंगे, उम्रा करवाएंगे, उम्रा करा के लेके आएंगे, फिर आप अपनी मर्जी से आप हरम आएंगे जाएंगे। और उसके बाद में 7 तारीख को हम लोग एहराम पहनेंगे और मीना के लिए जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर वजाहत कर दूँ जो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे लोग यहाँ किताबों में पढ़कर या
तकरीरों में सुनकर ये जो पढ़े हुए रहते हुए था कि 8 जिलहज को फजर के बाद में मिना के लिए जाएंगे। यही एक ऐलान है, एक गाड़ी है जिसका नंबर है UP 32 DC 6096 6096। जिसकी गाड़ी हो वहाँ पर उससे कोई परेशानी हो रही है उसको हटा लें वहाँ से। UP 32 DC 6096 6096। तो मिना के लिए उमन 8 तारीख को सुबह फजर के बाद निकलना होता है और अरफात के लिए 9 तारीख को सुबह फजर बाद निकलना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में अब ऐसा नहीं है। 15 सालों में सिर्फ पिछले साल हम गए थे फजर के बाद। उसकी वजह क्या होती है? कुछ चीज़ें देखिए, हज में 3 फर्ज हैं। एहराम पहनना, उसी में नियत और ये चीज़ें ले लीजिए। दूसरा अरफा का वकूफ, अरफात पहुँचना। तीसरा तवाफ़े ज़ियारत, यानी हरम जाकर तवाफ़ और सही करना। ये 3 फर्ज है। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर वो कुछ छूट जाती हैं तो कहीं आपका सदका है, कहीं दम है, इसकी वजह से तो आपका हज हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में से कुछ छूटा तो हज नहीं होगा। ये अरफा का वकूफ फर्ज है। हमारा ये जो 30-40 लाख लोगों को गवर्नमेंट को पहुंचाना है मिना में, फिर मिना से अरफात में, वहाँ पर वो ट्रैफिक लगती है रोड पर कि अक्सर ऐसा ये गवर्नमेंट के उसमें आया है उनमें कि गाड़ियाँ लगी रहती है, गाड़ी जा रही है इस रोड पर, पूरा जाम लगा हुआ है। वहाँ आगे टर्निंग है, टर्निंग में पुलिस वाला खड़ा है, उसने इधर टर्न दे दिया, जाना सीधे। आपने सोचा कि इधर जाके आगे वाले टर्न से मैं आगे चला जाऊँगा, उसने इधर घुमा दिया। और ये सऊदी जो लोग मुख माफी बोलते हैं ना, यानी दिमाग नहीं है, ये वाकई में उनके पास नहीं होता। हमारे इंडियन ट्रैफिक पुलिस हो ना तो बड़े अच्छे से संभाल ले, वो बस ऑर्डर फॉलो करते, बस इधर कुछ नहीं, हाजिर जाना इधर, हम नहीं जानते बस। तो ऐसा उसी में घूमते रहते हैं कि उस ट्रैफिक में कि अरफात पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब आप बताइए मुझे कि ये जो तरतीब है, यानी हम सुबह में निकले तो ये शुरू हो जाती है इसी वजह से। मौलिम लोग, हमारी बसें जो है हम सब बुक करके आते हैं, अभी आपका वीज़ा लगा ना, तो वहाँ पर सारे होटल, मौलिम, बसें, मिना अरफात, सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपके बुक करके आए हैं। तब आपको हमको स्टिकर मिलता है जो आपके पासपोर्ट पर लगा रहेगा, वो हम सबमिट करते हैं या सऊदी एम्बेसी वीज़ा लगा कर देती है। ये चीज़ें जो है आप वहाँ पर ये अपना मौलिम जो बसों का पेमेंट हमने किया हुआ है, बसें मिलती हैं हमको मौलिम के थ्रू। मौलिम हमको रात में ही 7 तारीख को रात में वो 9 बजे के बाद कभी भी बस दे सकता है। तो हम लोग ये करते हैं कि अपने हाथी को वहाँ तैयार करा के, एहराम पहनकर, खाना वाना खाकर, नहा धो के एहराम पहन लेते हैं। एहराम पहनकर फिर वहाँ पर आराम करें अपने रूम में। जब जाना हो, जब बस आएगी तो हम फिर बुला लेते हैं। और इस साल उस बस की वेटिंग में सुबह हो गई थी, वरना सुबह में बस नहीं मिलती है। जिसको सुबह जाना हो पैदल जो जा सकता है वो अपनी मर्जी से जा सकता है। बसों के लिए जो सिस्टम है वो यही, मौलवी ने दे दिया, खत्म बात। अब उसको दोबारा आपको आपके लिए बस सुबह में नहीं मिलेगा। इसलिए जो है ये यहाँ ध्यान बनाकर चलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके वो तरतीब इधर उधर हो जाने में कोई हर्ज नहीं होता। वो एक आपका हज जो फर्ज है उसके अदा करने में जो चीज़ें माने होती है, रुकावट होती है, उसको पाने के लिए ये चीज़ें जो है वो हमारे उलमा इकराम ने इसको जायज़ करार दिया है। और हम इंशाल्लाह 7 तारीख को मिना के लिए निकलेंगे। मिना पहुँचेंगे हम, वहाँ पर 8 को हम लोग इसी तरीके से रात में निकल जाएंगे अरफात के लिए। अरफात में जब भी पहुँचे 3 बजे 4 बजे, अरफा का वकूफ़ जो है उसका असल वक्त है ज़ोहर के बाद होता है। ज़ोहर और असर की नमाज़ें पढ़ेंगे, वहाँ रुकेंगे और वहाँ से जो है फिर मगरिब के बाद वहाँ से निकलेंगे, मुज़दलिफ़ा आएंगे। मुज़दलिफ़ा में आपका रात में क़याम होगा। जब भी पहुँचेंगे तो ज़मीन और आसमान है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। आपके पास एक चादर और चटाई होनी चाहिए कि वो चटाई आप बिछा लें, चादर ओढ़ लें। इस गर्मी के ज़माने में आपको सोचेंगे कि बहुत शिद्दत की गर्मी है, इसमें ओढ़ने की क्या ज़रूरत है। अक्सर अगर ज़रा सा बारिश हो गई, चूँकि रेतीली ज़मीन है तो ठंड लगने लगती है। अगर ज़रा सा बारिश हो गई मिना पास में तो ठंड पड़ जाती है, बगैर ओढ़े काम नहीं चलता। इसलिए ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए आपके पास में। तो वहाँ से बहरहाल वहाँ हज में हम आपके साथ में रहेंगे, पूरा साथ में होंगे। इसके बारे में जो है तफसीलात पूरी आपको वहाँ भी बताते रहेंगे जब जहाँ जैसे निकलना है। असलन जो है वो तैयारियों में यह है कि आप चादर और चटाई ले लें
और बल्कि इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं आपको। हम लोग इसी तरह अरफात जाएंगे, अरफात से मुज़दलिफ़ा आएंगे, मुज़दलिफ़ा में रात में क़याम करेंगे, सुबह में फजर की नमाज़ पढ़कर हम मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे अपने खेमे के लिए। तो मुज़दलिफ़ा से मिना ये जितनी दूर है ये पैदल चलना है। मुज़दलिफ़ा और मिना एक मैदान है, आप ये समझ लीजिए कि फूलपुर और तरामीर के बीच में वहाँ पर मुज़दलिफ़ा ख़त्म हुआ और मिना शुरू हो गया, है ना। अब ये आप वहाँ आपको बस ला के मुज़दलिफ़ा में कहाँ छोड़ी है, मिना में आपका खेमा कहाँ है, जहाँ पर भी होगा मिना के अंदर जो है वो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, वहाँ आपको पैदल ही चलना है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते वो अपना, जिनके साथ में फैमिली में कोई पैदल नहीं चल सकता हो 2-3 किलोमीटर, वो व्हीलचेयर वहाँ ले लेगा, अपने साथ में लेके जाएंगे ताकि उतनी दूर उनको ले जा सकें। रमी का मसला है, कोई पैदल नहीं चल सकता तो उसके लिए अल्लाह ने इजाज़त दी है कि आप किसी को वकील बना दीजिए, वो आपकी रमी कर देगा। लेकिन ये अरफात जाना ज़रूरी है, मुज़दलिफ़ा और फिर मिना वापस आना है, फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना लाज़मी है। तवाफ़ और सई ये अपने पैरों से करना है, नहीं कर सकते तो व्हीलचेयर पर। व्हीलचेयर का मामला है कि वहाँ हरम में लोग मौजूद होते हैं व्हीलचेयर लेकर, आप उनसे करवा सकते हैं, लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। अभी अब उम्रे में अगर आप व्हीलचेयर करेंगे तो 150 से 200 रियाल लेते हैं, और हज के टाइम में तवाफ़ ज़ियारत के टाइम में वो 500 रियाल मांगते हैं, जबकि आपको 250-300 रियाल के अंदर व्हीलचेयर मिल जाती है। उसको आप अपने साथ में यहाँ से मत लेके जाइएगा, यहाँ से लेके जाते हैं लगेज में डालते हैं उसको, और वो मालूम पड़ा टूटी हुई मिलती है, वहाँ जाते ही हर मेडिकल स्टोर में मिलती है, आप उसको ले सकते हैं जिसके साथ नहीं हो। तो इस तरीके से वो फिर मतलब 3 दिन हमको रमी करना है, फिर उसके बाद में एक दिन हरम आना है, तवाफ़ ज़ियारत करना है या तवाफ़ अफ़ादा कहते हैं उसको, आप वो करना है, और आपका तवाफ़ अफ़ादा हो गया तो आपका हज कंप्लीट हो जाता है। फिर गवर्नमेंट का वहाँ पर एक निज़ाम है, 12 तारीख तक तो मिना में रहना कंपलसरी है, 13 तारीख को आपकी ख्वाहिश है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो 12 की रमी करके आप जा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ख्वाहिश होती है 13 को वहाँ रुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 12 ही को निकलने के फ़राक में होते हैं। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट भी पाबंदी लगा देती है कि नहीं, 12 को चूँकि रश से बचाने के लिए कुछ खेमों पर पाबंदी लगा दी है, यहाँ के लोग 12 को नहीं जाएंगे। अब वो हमको बसें मिलेंगी मोहल्ले के थ्रू, वो बस देगा नहीं तो पैदल लेके तो जाएंगे नहीं, तो इस तरीके से आपको 13 तारीख को भी रुकना पड़ सकता है। बाकी आगे क्या लेके जाना है वहाँ पर हमको मिना से अरफात में, वो चीज़ें हम वहाँ पर बताएंगे इंशाल्लाह आपको। यहाँ पर आपको एक बैग मिलेगा, हमारी तरफ से एक किट है जिसमें कि एक आपका कपड़े का बैग है, शोल्डर बैग है, वो शोल्डर बैग में आपके पासपोर्ट और दूसरी चीज़ें ये वो रख लें। एक बैग जो है हम स्पेशली बनाते हैं अरफात का, जब आप अपने होटल से मिना पहुँचते हैं तो एक बैग लेडीज़ का एक जेंट्स का आप उसमें सामान रख कर लेके जाएंगे, लेकिन जब वहाँ से आप अरफात के लिए निकलेंगे तो वो बैग भी छूट जाएगा। फिर एक स्कूल बैग टाइप का एक बैग है, उसके अंदर में आपकी चादर और चटाई, कुछ खाने पीने की चीज़ें, पानी की बोतल ये लिए रहेंगे, और वो लेकर अरफात जाएंगे, और वही 24 घंटे का सफ़र रहेगा, वो वापस अपने मिना तक आएंगे। उसमें एक बैग चप्पल का है, और एक और है, 4 से 5 बैग है इसका। तो ये आप यहाँ से अभी जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो नीचे ऑफिस से आप जो है उसको लेते जाइएगा। यहाँ एक चीज़ ये है कि वहाँ पर जो रिहाइश है, पहले तो उसकी तफसील बता दूँ कि आपको एक कार्ड मिलेगा, अभी एयरपोर्ट पर मिलेगा, वो पासपोर्ट के साथ में। उस कार्ड पर आपका फ़ोटो, पासपोर्ट नंबर, ये तमाम चीज़ें होंगी, और उसके बैक साइड में आपके तीनों होटलों के नाम होंगे, एड्रेस होंगे, और उस पर कब से कब तक रहना है उस पर लिखा हुआ होगा। आपको बहुत सारे सवाल से आप बचेंगे, आपके दिन में क्लियर होगा। आप खुद जब भूल के पलट के देख लीजिए कि मुझे यहाँ से ये कब हरम पास शिफ्ट होना। पहले आप दूर के होटल पे जाएंगे, यहीं से उम्रा करेंगे, यहीं से फिर आप हज पे जाएंगे, हज से वापस आएंगे। हम 1 सितंबर को हरम के पास में नज़दीक के होटल पे शिफ्ट होंगे, जो कि ब्रोशर में हमने लिखा था 600 मीटर हरम से दूर, और 2-3 स्टार होटल। अल्हम्दुलिल्लाह वो होटल आपकी बहुत नज़दीक में हुई है, 200 मीटर के ऊपर है। इलाफ मशायर नाम है होटल का, जो लोग गए हैं मालूम होगा। जो क्लॉक टावर है घड़ी वाला, वो ख़त्म होते ही फ़ौरन वो होटल है इलाफ मशायर, और 5 स्टार का सर्टिफिकेट है, हम 4 स्टार कहते हैं उसको, है ना। 4 स्टार होटल है, अच्छी होटल है।
वहाँ आप 13 दिन रहेंगे। 1 सितंबर से 13 सितंबर तक आप वहाँ रहेंगे उस होटल पे। और उसके बाद में आप 13 को चले जाएंगे मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा से आप 22 को शाम में निकलेंगे। 23 की सुबह की फ्लाइट है। 23 तारीख को 4 बजे आप लखनऊ एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। आपको गाड़ियाँ बुलानी होंगी, लेने वाले जाने वाले होंगे, नोट कर लें। 23 तारीख को 4 बजे शाम में लखनऊ एयरपोर्ट पर आपकी फ्लाइट लैंड करेगी। यहाँ से आप जो लोग चश्मा लगाते हैं और अगर चश्मा नहीं रहा तो उसके बगैर काम नहीं चलता, वो एक चश्मा एक्स्ट्रा रखते हैं। वहाँ पर अफरा तफरी में आपको चश्मा आपके नंबर का बन नहीं सकता, और बनता भी है तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये इंडियन का बनेगा। चालू चश्मा जो यहाँ 300 रुपये में मिलता है, वहाँ 10 हज़ार रुपये मिलेगा। चश्मा बहुत महंगा है वहाँ। और दूसरा ये कि वहाँ पर रिहाइश जो है हमारी, वो लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग होगी होटलों में भी। और मिना और अरफात हर जगह तो रहती ही है। मस्जिद में, हरम में भी वही मामला रहता है, लेकिन एक ही साथ में होगी। जैसा एक ये रूम जो है वो लेडीज़ का है तो ये जेंट्स का है। देखिए होता क्या है, हम लोग एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं और एक ही रूम में रहना चाहते हैं पूरे फैमिली ही के लोग, तो महरम है तो ठीक है। लेकिन मालूम पड़ा कि एक मियाँ बीवी हैं और बेटा और बहू है, तो बहू जो है ना कभी इतना करीब में घर में सोई है क्या? वो बेचारी जब उठेगी बैठेगी तो उसको तकल्लुफ रहेगा। फिर ये नहीं रह सकती, हर वक्त जो है ना वो कैद में रहे। लेडीज़ में है तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से फिर ये होके रह सकती है। वॉशरूम यूज़ करना है, बाथरूम यूज़ करना है तो उसी में जेंट्स जा रहे हैं, उसी में लेडीज़ जा रही हैं। ये अलबत्ता अब ये जो है ना, ये आप सब समझते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं शरण क्या है। तो हम लोग एक इबादत के लिए जा रहे हैं। ये हज जो है ना हमारे जो रुकन है, 5 अरकान हैं, जिस 5 पिलर जो है ना हमारे इस्लाम के, उसमें से एक ये हज है। हम इसकी अदायगी के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर जो है ना ये छोटी सी चीज़ भूल जाते हैं। हम उसका ख्याल, उसका लिहाज अपने घर में करते हैं। हमारी बहू हमसे जो है ना एक लिहाज रखते हुए, फासला रखते हुए जो है वो अपना सारे मामलात करती है। और वहाँ जाके हम एक साथ में रहें, ये थोड़ा सा एक अजीब सा हो जाता है। अलबत्ता वो लोग जो जिनके यहाँ कोई मरीज़ हैं, जैसे मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे के सहारे के बगैर नहीं चल सकते, नहाना धोना हो या और कुछ मामलात हो, तो वो जिसकी मजबूरी हो वो पहले से हमको बता दें, उनके लिए हम कर देंगे। लेकिन ये कि वहाँ से कोई मसला नहीं, बाजू में है, कुछ लेना देना हुआ तो आप जा सकते हैं। कोई जा रहा है, नॉक करके जा रहा है, तो वो अल्लाह शुक्र जो जिस एहराम की हालत में सबका ये पर्दा तो निकल जाता है, चेहरा तो खुला ही रहता है। उस चेहरा खुला रहे उतनी पोजीशन में तो आदमी हर वक्त रह सकता है। अब लेडीज़ अपने रूम में अगर वो दुपट्टा भी उतरा हुआ है कोई मसला नहीं, लेकिन कोई नॉक कर रहा है, उसको कुछ दवा लेनी है, कुछ लेना है या कहना है कि चले इतने बजे हम लोग निकलेंगे हरम के लिए, तो वो कोई मसला नहीं है। उस वक्त जो है ना वो अपनी पोजीशन में आ सकती है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अक्सर लोग इस चीज़ों पर बधिर होते हैं कि हम लोग रहना चाहते हैं तो आपको क्या। ये खासकर बॉम्बे वाले ज़्यादा करते हैं, हमारे यूपी के लोग कम करते हैं कि मतलब हम लोग साथ में रहना चाहते हैं तो आप क्या, हमको साथ ही में रूम दीजिए। लेकिन ये बहुत अजीब सा लगता है। और इस चीज़ का आप लोग मैं समझता हूँ कि आप इसको मतलब समझ लें और आप हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि शरअन क्या है और क्या नहीं है। इसको भी आपने उलमा इकराम से और समझ लेंगे तो बेहतर है कि मुझे ऐसा हम रख सकते हैं, रह सकते हैं कि नहीं साथ में। और एक आखिरी बात के तौर पर मैं आपको बताऊं कुछ, इसके बारे में अपनी बात को भी ख़त्म करूंगा। 5 मिनट में किसी कुछ सवाल रहेगा तो मेरी छूटी हुई बात रहेगी तो वो पूछ लेगा। एक तो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट जो है आपको एयरपोर्ट पर मिलेगा। अहमद कहाँ है भाई? तो बुला अहमद। पासपोर्ट आपको एयरपोर्ट पर मिलेगा, पासपोर्ट, टिकट और आपका गले का कार्ड। वो कार्ड ऐसा है कि उसको हमेशा होटल से निकले तो लगा कर रखना ज़रूरी है, खासकर ज़ईफ़ और औरतें, इसलिए कि वो भटक जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं होता मिलने का, वही कार्ड पहुंचाता है होटल तक। वो कार्ड लगाए बगैर, इतना समझाने के बावजूद कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, गुम गए, परेशान है, कहाँ ढूंढने जाए, वहाँ ढूंढ नहीं सकते और वो घूमते हैं तो बता नहीं सकते किसी को हमको कहाँ जाना है।
उस पर होटल का एड्रेस होगा, उस पर हमारा नंबर होगा। कहीं से कोई है वो किसी से बोल के फ़ोन लगाने नहीं आता, किसी से बोल के बता दिया ये नंबर पर आप फ़ोन लगा दीजिए, सामने वाले ने समझा दिया कि भाई ये फला जगह पर आपके घाटी हैं, तो उसका बंदोबस्त फिर हम लोग करते हैं। वो आपको वो चीज़ें एयरपोर्ट पर मिलेंगी इंशाल्लाह। अहमद, ये देख लीजिए, अहमद है, अहमद जमाल। ये मेरे बड़े भाई साहिल जमाल, अल्लाह मैंने इनको ये दिया था बेटा, इन्होंने मुझे दे दिया है। और ये आपके साथ में होंगे अहमद जमाल, लखनऊ से ये रहेंगे साथ में। बॉम्बे से मैं आ रहा हूँ एक ही दिन 11 ही तारीख को, मैं भी वहाँ से निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। 2-4 घंटा आगे पीछे हम लोग वहाँ मक्का पहुँचेंगे। हो सकता है एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए जद्दा, वो 2-4 घंटा पहले हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं। हो सकता है कि वहीं मुलाकात हो जाए अगर आप लोगों की बस लेट हुई तो ये अहमद आपके साथ में होंगे इंशाल्लाह। इनको आप देख लीजिए, एयरपोर्ट पर मिलेंगे। भाई भी रहेंगे एयरपोर्ट पर, वो भी रहेंगे, ये भी चलने वाले थे हज के लिए। और इनका सब पहले से बंदोबस्त है, वीज़ा भी लगा हुआ है, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, यहाँ एकदम खाली हो जाता है और कोई भी नहीं रहेगा, तो इसलिए जो है ना ये मामला अभी पोस्टपोन किया। भाई नहीं जा रहे हैं, अहमद चलेंगे इंशाल्लाह। लास्ट ईयर मैं लखनऊ से ग्रुप लेकर गया था, अहमद बॉम्बे से लेकर आए थे। अब के बार में ये अहमद यहाँ से जाएंगे, मैं बॉम्बे से आऊँगा। एक आखिरी बात यह कि जो ये अहमद अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसमें माहिर हैं, नए नहीं हैं, ये 3 साल से कर रहे हैं और अभी आप लोगों के होटल वगैरह यही बुक करके आए हैं जाकर। तो आखिरी बात के तौर पर ये कि बहुत सारी बातें मौलाना ने आप लोगों को बताई, इसके ताल्लुक से जितनी बातें की जाए कम है। मैं तो ये चाह रहा था कि मुफ्ती साहब भी कुछ आप लोगों को ये करते, लेकिन वक्त की कमी है। मुफ्ती साहब भी, ये खुशी की खबर है कि मुफ्ती साहब भी हमारे साथ में होंगे। मुफ्ती साहब भी जो साथ में हज पे चल रहे हैं, आप उनसे वहाँ पर इस्तेफादा कर सकते हैं। और भी जो है हमारे साथ में उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम हैं, आप बैठे हुए हैं, और दूसरे भी उलमा इकराम हैं जो साथ में चल रहे हैं हज पे। इंशाल्लाह आप उनसे इस्तेफादा वहाँ पर कर सकते हैं। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँ, हज की तैयारियों में जो भी मैंने बताया, ये चीज़ें आपको ले चलनी है। चश्मा है, एक चीज़ रह गई थी, दवाइयाँ जो लोग मुस्तकिल खाते हैं उसके बगैर काम नहीं चलता है, तो वो दवाइयाँ 40 दिन की नहीं लेंगे बल्कि 80 दिन की लेंगे। डॉक्टर से उसको प्रिस्क्रिप्शन उसका लिखवा लेंगे और उसको 80 दिन के लेंगे, 2 जगह उसको रखना है, इसलिए कि वो दवाइयाँ वहाँ पर घूम जाएंगी तो आपको मिलेंगी नहीं। कभी ऐसा होता है कि बैग आपका फ्लाइट में छूट गया या आप वहाँ से लेकर निकले और वो आप तो बस के लिए बाद में पहुँचे सिम लेते हुए, और वहाँ कोई और बस जा रही थी, उसमें उन लोगों ने लोडिंग कर दिया, वो चला गया। बैग मिल जाती हैं लेकिन फिर हज के बाद मिलती हैं। जब सारी फ्लाइट बंद हो जाती है, सारा सामान लपेटते हैं तो फिर मक्का भेजते हैं और आप हज पे जाने वाले होते हैं, और हज के बाद जब आते हैं तब का जाके कहीं बैग मिलता है। 99% मिल जाता है, लेकिन बैगों में कोई कीमती सामान ना रहे तो मिलेगा, उसमें कोई सोना पैसा इस तरह की चीज़ें मत रखिएगा। तो ये, लेकिन दवाइयों के बगैर फिर काम नहीं चलता। तो दवाइयाँ आपके पास जो भी रखें वो 2 जगह रखें। आपके फैमिली के 2 लोग हैं तो 2 बैग में रखें, आधी आधी करके, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये कि सर्दी, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, कफ सिरप, ठंडा पानी पीकर, खासकर मीना वगैरह में लोगों को खांसी वगैरह ज़्यादा आती है, ये चीज़ें आप डॉक्टर से लिखा कर लेकर रख लीजिए। वहाँ सब दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं। आपको बड़े से बड़ा इलाज करना हो फ्री में होगा, लेकिन छोटे छोटे डिस्पेंसरीज भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पेंसरीज हैं जहाँ आज कमेटी और प्राइवेट के सारे हाजी जाकर दिखा के वहाँ दवा ले सकते हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा फीवर है या सर दर्द कर रहा है, अब आपको 2 किलोमीटर चल के जाना है, आपकी तबीयत तो ये होगी कि यार आराम करता है, आपके पास कुछ दवाइयाँ हैं, खा के आराम कर लिए, ठीक हो गए। जब इससे आगे मामला बढ़े तब फिर जो है वो आप आगे तक जाएँ तो ठीक है। इतना ये दवाइयाँ करके आप उठा के रख लीजिए। दूसरी हज की तैयारियों में एक ये है कि आप पैदल चलने की आदत बनाइए। अभी तक नहीं कि आप टाइम बहुत करीब है, 10 दिन बचा हुआ है। ये 10 दिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेडीज़ भी ख्वातीन भी
2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डेली चलें, चाहे जैसे रास्ता उसका अब निकालें, ज़िंदगी में फिर नहीं चलेंगे चलेगा, अभी चल लें, क्योंकि आप जाने के साथ में ना आपको तकरीबन 5-7 किलोमीटर चलना है, 7 सेक्टर तवाफ के, 7 सही के। इस वक्त जो रश होगा उसमें आपको बहुत नज़दीक से नहीं मिलेगा, थोड़ा दूर से करना होगा। 5 से 7 किलोमीटर चलना है। वहाँ अच्छे अच्छे लोग, जो जवान लोग भी जाते हैं ना, तो उनके भी वो भी मतलब बिल्कुल थक के चूर हो जाते हैं, और ज़ईफ़ और बूढ़े लोग हैं जो और ख़वातीन हैं, उनको चलने की आदत नहीं होती, तो वो परेशान हो जाती हैं और इकट्ठे इतना चलना मुश्किल होता है, हो जाता है। अगर चलने की आदत रहेगी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा हज, ये समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोगों को आदत नहीं है, हम लोग नीचे अपने घर से उतरे, गाड़ी में बाइक में बैठे और जाते हैं, कहीं चलते नहीं हैं, पैदल बहुत कम आजकल चलना होता है। इसलिए मैं कह रहा इस वक्त चलने की 10 दिन आदत बना लीजिए, इंशाल्लाह आपका हज आसान हो जाएगा। हज से आने के बाद फिर मत चलिएगा, चलेगा। और एक तैयारी, आखिरी बात मेरी वो ये कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, जैसा मौलाना ने बताया कि एक ख्वाहिश तो यही हो, एक फ़र्ज अदा करना है, दूसरा ख्वाहिश ये होती है कि सबकी होगी कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमको ऐसे वापस लाए कि हम जो है बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ, जैसा कि एक बच्चा जो है बगैर पैदा होता है तो फिर गुनाहों से पाक साफ होता है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आपको यहीं से करनी पड़ेंगी। देखिए, एक होता है माफ़ी, जो अल्लाह से आपने माफ़ी मांग लिया, आपने कुछ गलतियाँ की थी और कुछ गुनाह हुए थे, आपने अल्लाह से माफ़ी मांग लिया, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। लेकिन किसी बंदे के साथ कोई मामला हुआ हो तो अल्लाह माफ़ नहीं करता जब तक कि आप उसकी तलाफ़ी न कर लें, उस बंदे से आप माफ़ी ना मांग लें। तो माफ़ी तो ये है कि आपने मुझे या मैंने आपको सताया था, मैं आपसे जाके माफ़ी मांग लूँ, आपने माफ़ कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने आपका 10,000 रुपये या 10 लाख रुपये मतलब खा लिया था, तो वो उसकी माफ़ी नहीं होगी जब तक कि आप उसकी तलाफ़ी ना करेंगे। एक एग्जाम्पल देके इस बात को मैं बताऊँ कि जैसे 2 लोग हैं, आपस में बिजनेस कर रहे हैं, एक ने पैसा लगाया, दूसरे ने बताया कि भाई ये जो पार्टनरशिप थी ये फ़ायदा नुकसान था, दूसरे ने ये बताया कि भाई नुकसान हो गया 10 लाख का। अब आप उसको 4 आदमी के सामने ले जाएं, कुछ भी करें, मालूम तो ये पड़ा कि नुकसान हो गया, तो आपको जो है बर्दाश्त करना है। लेकिन असलन वो नुकसान हुआ ही नहीं था, असलन वो नुकसान हुआ ही नहीं था, और ये तो लोगों को कन्विंस कर लिया आपने। तो अब जो जिसने गलत किया है वो तो जानता है कि मुझसे ये गलती हुई थी उस वक्त। अब किसी मरहले में आकर ज़िंदगी के खौफ होता है, डर होता है कि अल्लाह ताला जो इसके लिए पकड़ेगा और मुझे फिर वहाँ क्या देना होगा उस बंदे को, मुझे अपनी नेकियां देनी होंगी। नेकियां आखिरत में देने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें इंसान के पास होंगी, एक नेकियां और दूसरे उसके गुनाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हदीस मुफलिस कहते हैं उसको। आपने सहाबा किराम से पूछा कि मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल जिसके पास रुपये पैसा ना हो वो मुफलिस है। आपने फरमाया कि आखिरत में मेरे उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जिसने यहाँ ढेर सारी नेकियां कमाई, इबादत के जरिए ढेर सारी नेकियां कमाई और नेकियों का अंबार लेके अल्लाह के सामने हाजिर हुआ, नेकियों का अंबार लेके अल्लाह के सामने हाजिर हुआ, लेकिन उसने किसी का हक मारा, किसी को गाली दी, किसी को तकलीफ पहुंचाई, तो ये सारे हकदार वहाँ जमा होंगे और वहाँ पर इंसान अल्लाह की अदालत में, अल्लाह का दरबार लगा होगा, उस अदालत में अपना मुकदमा को पेश करेंगे। अल्लाह जो है इन्होंने मेरा ये हक मारा था, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला ये करेगा कि उसकी नेकियां जितनी बनती होंगी उस शख्स की नेकियां उठा के उसको दे देगा। और इस तरह से लोग आते जाएंगे और उसकी नेकियां बढ़ती जाएंगी, वो नेकियों का अंबार खत्म होता जाएगा। और अगर वो नेकियां उसकी खत्म हो गई, कुछ और लोग बाकी होंगे जिनका मुतालबा है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला ये करेगा कि उस शख्स के गुनाह से उसको हल्का करेगा, वो गुनाह भी उस शख्स के ऊपर डाल देगा और फिर फरिश्तों को हुक्म देगा कि ले जाओ इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डालो। ये उस शख्स का हाल है जो कि बहुत सारी नेकियां उसने कमाया था, लेकिन उसकी नेकियां वहाँ पर मामला सही ना होने की वजह से बढ़ जाएंगी और वो जहन्नम का हकदार होगा। इसलिए इस मामले में आप कम से कम ये है कि अपनी तलाफी कर लीजिए। अगर इस वक्त छोटी मोटी रकम है, हज पे जा रहे हैं, 10-20 हज़ार है, किसी का देना लेना है, मिलिए उससे तनाई में और उनसे जो है आप उनका हक अदा करके उनका जो लिया था वो देकर आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन मान लीजिए आपने एक बड़ी रकम है, किसी का 10 लाख देना है और वो 10 लाख अभी आपके पास नहीं है, एहसास किसी ने दिलाया, आपको एहसास हो गया कि काश की कोई सूरत निकल आती, लेकिन आपके पास में नहीं है इस वक्त, तो क्या करें? कि हज में जाना कैंसिल कर दें? इस वक्त आप ये करें, यहाँ उलमा कराम मुफ्तियान कराम बैठे हैं, ये
मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं कोई अगर इससे कोई हवाले अगर मिलते हो तो मैं इकराम बताएंगे कि अल्लाह ताला, आप जो है ना जाइए उस शख्स से मिलिए और उससे बताइए, जैसा एग्जाम्पल दिया था मैंने, उससे जाइए मिलिए, बताइए कि भाई उस वक्त जो मैंने तुमको ये वो पट्टी पढ़ा दी थी कि नुकसान हो गया है, असल में नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि शैतान ने मुझे बहका दिया था। अभी मैं हज पे जा रहा हूँ, आपका वो पैसा मेरे ऊपर है, आपका वो हक है, मैं देना चाहता हूँ लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। मैं हज से आऊँगा तो आपको मैं उसको किसी भी तरीके से अदा करूँगा। आपने इरादा किया कोई प्रॉपर्टी बेच के दे दूँगा, है ना, आपके पास प्रॉपर्टी है, इरादा कर लीजिए कि मैं आके बेच के दे दूँगा प्रॉपर्टी, तो वो आपको वहाँ से वो उससे छुटकारा नहीं दिलाएंगे। आपको छुटकारा हासिल करना है, प्रॉपर्टी तो आप छोड़ के जाएंगे, वो अपनी आखिरत बचाने के लिए आप उसको ये करिए, इरादा करिए। या मान लीजिए कुछ नहीं है आपके पास, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो क्या करें, आप उनसे वादा लीजिए कि भाई ये चीज़ है, मुझे मोहलत दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका ये कर्ज जो है वो धीरे धीरे अदा कर दूंगा जैसे मेरे हालात होंगे। अब आप हज से वापस आए, देखिए अल्लाह ताला ना ये इरादों को जानता है आपके, और इन्हीं इरादों के बुनियाद पर वो आपको माफ़ करेगा। अब आप हज से वापस आए, अभी आपके पास में वो मौका मिला ही नहीं, वसाइल बने ही नहीं कि आप सामने वाले का कर्ज अदा करते, लेकिन इसी बीच में अल्लाह ने बुला लिया। तब क्या, अल्लाह ने बुला लिया तो ऐसे ही लोगों का कर्ज जिसको नीयत थी देने की, जो सोच रहा था कि जैसे ही जो है मेरे हालात होंगे मैं ये कर्ज अदा कर दूंगा, अल्लाह ताला उनको अपने पास से उत्तर दिलाएगा। और वहाँ पर अल्लाह ताला कहेगा उस शख्स से कि भैया इनको माफ़ कर दो। ये कहेंगे नहीं अल्लाह ताला मुझे तो चाहिए, वहाँ तो सबके पास कमी होगी। ये कहेंगे अल्लाह ताला नहीं मुझे चाहिए, तो अल्लाह ताला जो है इनको दिखाएगा तो जन्नत कह के, अगर इनको माफ़ कर दो तो मैं तुमको ये देता हूँ। कहेंगे अल्लाह ताला मैंने माफ़ कर दिया। ये किसको माफ़ करेगा? जिसको देने की नीयत थी, जिसकी देने की नीयत थी उसको तो अपनी नेकियां देनी होंगी। तो मैं ये कहता हूँ हज की तैयारी सबसे बड़ी मेरे नज़दीक ये होती है, जाने से पहले आप ये काम कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो फिर आपको गुनाहों से उसी तरह से पास लेकर आएगा जैसा कि अभी मौलाना ने बताया। ये तैयारी आप लोग कर लें, बहुत अहम है। और इसी के साथ, इसी बात के साथ मैं जो है वो आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर कुछ सवाल हो 2 मिनट के लिए तो मैं 2-3 मिनट खड़ा हूँ, सवाल है तो मैं कर देता हूँ, नहीं है तो फिर मैं जाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ ना कि फैमिली एक साथ रहना चाहे मैं बिल्कुल दे दूँगा। हाँ, महरम हो ना, आपके महरम हो दे देंगे बिल्कुल। मैंने क्या मिसाल दी थी, एक हस्बैंड वाइफ है और बहू साथ में है, बराबर है ना, बेटा और बहू, तो बहू तो बहरहाल वो बुजुर्ग के लिए नहीं होती ना। सऊदी गवर्नमेंट ने भी कुछ इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, या तो लेडीज जेंट्स एक साथ रखे हैं या साथ में रखते हैं, तो महरम होना चाहिए। महरम ये चीज़ ये ध्यान है, एक ही घर के लोग होना जरूरी नहीं है, महरम होना। मियाँ बीवी है, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, कोई मसला नहीं, साथ में रहें। मक्का में मिसफला कुबरी आप देख रहे हैं, आप तो कई बार गए हुए हैं। मिसफला जो ब्रिज है ना, मिसफला कुबरी देख रहे हैं ना, उसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको सुरंग दिखाई दे रही है, कुबरी के ऊपर ही वो सुरंग क्रॉस करती है फौरन। और अजीजिया या ऐसी जगह जहाँ पर दूर की रहाइश होती है वहाँ से तो पैदल आ ही नहीं सकते, यहाँ से तो आप जा सकते हैं, मुश्किल से 2 किलोमीटर है। और किसी कोई सवाल है? जी, 11 तारीख को आपको लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचना है दोपहर में 12 बजे। कोई कितना भी आपसे कहे, देखिए 5:30 की फ्लाइट है, 6 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। कोई कितना भी आपसे बोले, आप सुनिएगा मत, चाहे आपके घर का ही कोई हो या रिश्तेदार हो, आपको लोग बोलेंगे इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है। नहीं, कहाँ पर व्हीलचेयर आप जा रहे हैं? आपके साथ में अम्मी कौन है? अच्छा, अब्दुल्ला, तो अम्मी है आपकी,
तो अम्मी मतलब टोटल व्हील चेयर पे रहेंगी। हाँ, तो वहाँ पर ये होगा कि आप चलते ही वहाँ पर व्हील चेयर ले लीजिए, ठीक है। एक चैन भी यहाँ से लेते चलिए, चैन और लॉक यहीं से ले लीजिए उसको, है ना। व्हील चेयर वहाँ ले लेंगे, तो यहाँ उमरा उसी से करवाएंगे। जब हम लोग जाएंगे ना हज के लिए, तो आप बस में व्हील चेयर रख के ले जाएंगे, मेना में भी वो उसको रख कर लॉक कर देंगे, इसलिए कि व्हील चेयर कोई किसी को ज़रूरत हुई लेकर गया तो वापस नहीं आती फिर वो, तो वहाँ रख के लॉक करें। फिर अरफात भी बस में लेकर जाएंगे, अरफात से मुजदलिफा भी बस में आएंगे, मुजदलिफा से मेना फिर पैदल चलना होता है, वो फिर व्हील चेयर आप देना। वैक्सीन दूर वाला, हाँ हाँ, असल में एक ये तो मैं आपको ये दूर और नज़दीक क्यों होता है उसकी वजह बता देता हूँ। हरम में होटलों के 3 सीज़न होते हैं, एक हज के पहले, एक हज के बाद, एक हज के दौरान। दौरान का मतलब हज के 4-6 दिन पहले, हज के 4-6 दिन बाद। ये होटलें इतनी महंगी होती हैं कि हमारे ब्रोशर में आपने देखा होगा 6.5 लाख का एक पैकेज है। जिस होटल में आप रह रहे हैं उसी तरह के होटल में वो भी रह रहे हैं 6.5 लाख देकर। आपने कितना दिया है? 3.5 लाख, 3,65,000, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं दिया है। 3.5 लाख प्लस 15,000 सर्विस टैक्स। ये जो 6.5 लाख देकर उसी होटल में रहते हैं। कितने दिन का सफ़र है वो? 15 से 22 दिन का। आप 40-45 दिन रहेंगे। वो किस लिए महंगा है? उनके पास वक्त नहीं है। वो जा रहे हैं, हज करेंगे, हज से थोड़ा पहले जा रहे हैं, हज करेंगे, हज के 4-5 दिन बाद वो मदीना जाएंगे, मदीना में 2-4 दिन रह के निकल जाएंगे। उनका हज इतना महंगा क्यों हो रहा है? उसी होटल में आप रहेंगे। फ़र्क ये है कि आप दूर रहकर जब हज खत्म हो जाएगा तब उस होटल पर आएंगे, और वो शुरू से एयरपोर्ट से उसी होटल पर जाएंगे। ये फर्क है। अच्छा, किसी ने अभी सवाल किया था वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक मामला है और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हज कमेटी के थ्रू वो होता है, वैक्सीनेशन मिलता है। यहाँ पर जब इस साल उन्होंने क्या किया है कि वो उसके कार्ड वगैरह इनके पास बने नहीं थे, हज कमेटी के पास जो बने थे वो भी आए, तो मालूम पड़ा कि उनके जितने हाजी हैं उतने ही हैं। फिर हमसे कहा कि बना लो। हमारी फेडरेशन ने वो कार्ड बनाया। तो ये क्या, वैक्सीनेशन का जो वो जो बॉटल होती है ना, एम्पल, वो एक बार खुलता है तो वो फिर ख़राब हो जाता है। तो एक साथ में उसको जो 4-6-10 लोग हाजी जितना होता है वो लगने चाहिए, इसलिए वो कैंप लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जब चाहें आप जहाँ चाहें जाके ले लें। आपका म्यूनसिपल हॉस्पिटल भी देता है, अगर आप लोग ले सकते हैं। मैंने अन्ना भाई से कहा था कि अन्ना भाई के भाई लोग यही हैं और वो लोग अरेंज कर लेते हैं, तो आप ले लीजिएगा। कार्ड हम बना लेंगे, वो जो सबूत है ना कि आपका जो है वो आपने लिया, वो हम मैनेज कर ले रहे हैं, वो हम कर लेंगे। और आप लोग ले लें तो बेहतर है। वो जो मांगेंगे तो वो हमारे पास रहेगा, वो आपका बना हुआ रहेगा। वो आपके साथ में रहेगा, हम आपको दे देंगे, एयरपोर्ट पर दे देंगे। अच्छा, ये अनान भाई क्या? हाँ, हम बुक देंगे, बुक देंगे। हमारे पास नीचे ऑफिस में सब बुक रखी हुई, आप लेके जा सकते हैं। ले लें तो ठीक है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया, हमने कहा था, यहाँ पर भाई ने भी देखा, आदमगढ़ सिविल हॉस्पिटल में बात किया, इन्होंने मऊ में बात किया। वो कह रहे हैं हमारे पास दवा लिमिटेड आई थी, ख़त्म हो गई। अब आपके पास एक ही सूरत है कि आप लखनऊ हज हाउस में जाएँ और वहाँ से लगवा कर लाएँ। अब सबके लिए लखनऊ दौड़ना तो मुश्किल काम है। बहरहाल उसको हमने मैनेज कर लिया है। जी, लगवा लिए, ठीक है। ये हज कमेटी वो ये मांगते हैं, आपका कार्ड है, और उस वक्त उन्होंने अपना वो, कुछ लोग कहीं पर नरम होते हैं तो वही अपना कार्ड दे देते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं अपना कार्ड लेकर आइए टूर का। कोई और सवाल तो नहीं है?